सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी 12th स्टैंडर्ड के मॉडल पेपर के जो विषय पे हमने आपको मॉडल पेपर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और आशा करती हूँ कि जो मॉडल पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारियाँ और उससे संबंधित प्रश्न जो है वो डेफिनेटली आपको अपने एग्ज़ाम पेपर में मिले और आप उनको अच्छे से क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम अपना पेपर जो सोल्यूशन है वो शुरू करते हैं। और इंग्लिश का पेपर बेसिकली बच्चों को क्या है कि इंग्लिश बच्चे थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं कि क्योंकि इसमें पैसेजेस आते हैं तो दे थॉट कि वी कैन ईजीली अटेम्प्ट देम, वी कैन ईजीली क्रैक द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेजेस। और उनको करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से अपन उन्हें करें, कौन सी ट्रिक हम उसके लिए फॉलो करें। और रादर देन टू लर्न द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑन द स्पॉट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल एंड देन क्रैक द आंसर्स वेरी इजीली। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो पेपर हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं, इस पेपर में हमारे पास सबसे पहले जैसे कि आपका सेक्शन ए में आपको सबसे पहले एक पैसेज हमने यहाँ पे डाला है और पैसेज आपको मिलेगा अपने एग्जाम में, दैट रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास जो पैसेज है, दिस पैसेज इज रिगार्डिंग द मनी, दैट हाउ द इन्वेंशन ऑफ मनी हैज हैपेंड एंड व्हाट आर द रीजन दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी बीइंग नेसेसरी इन द ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। मनी का ओरिजिनेशन कैसे हुआ और मनी की ज़रूरत जो है वो कैसे महसूस हुई, उसका शुरू से लेकर के लास्ट तक का आपको इस पैराग्राफ में पूरा बताया गया है कि मनी came into existence to answer a need of mankind, but this need did not arise until civilization had grown beyond its earliest stages। तो यहाँ पे हमारी बात जो है वो अर्ली जो टाइम था ह्यूमन प्री हिस्टोरिक टाइम पे, जब हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन जो है वो विकसित हुआ था, तो वहीं से हमारा ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव मैन की बात भी हो रही है, लिव्ड बाय हंटिंग। तो इन्होंने सबसे पहले आपको ये बताया है कि जो प्रिमिटिव जो प्री हिस्टोरिक मैन है उसकी ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल क्या था। तो हंटिंग, ईच हंटिंग ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली और ट्राइब। राइट, तो ईच हंटिंग, तो उनकी जो आजीविका जो है, उनका जो लाइवलीहुड है वो किस पर डिपेंड करता था, हंटिंग पर डिपेंड करता था। देयर कंप्लीट लाइवलीहुड वाज डिपेंड ऑन द हंटिंग फॉर हिमसेल्फ, फैमिली एंड अपनी ट्राइब के लिए। At such a stage when strangers were avoided or driven away, मनी एंड इवन ट्रेड वर अननेसेसरी। उस वक्त मनी का जो है, मनी और व्यापार दोनों का ही कोई औचित्य उनकी ज़िंदगी में नहीं था, दोनों ही अननेसेसरी थे। लेटर व्हेन ही हैड लर्न द डोमेस्टिकेट वाइल्ड एनिमल्स, मैन लिव्ड अ नोमैडिक एंड पेस्टोरल लाइफ, कॉन्स्टेंटली वॉन्डरिंग एज ही ड्रोव हिज फ्लॉक्स एंड हर्ड्स टू न्यू पास्चर्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने पहले हंटिंग के बाद उन्होंने जो एनिमल अपब्रिंगिंग है उसको शुरू किया, और उसके बाद में यहाँ पे हम बात करेंगे एज रोड टू द वेल्थ was then the possession of beasts, money in its modern form was still not necessary। तो जब तक इंसान की ज़िंदगी जो है वो एग्रीकल्चर पे एंड देन बीस्ट पे, हंटिंग और बीस्ट पे डिपेंड करती थी, तब तक मनी की कहीं कोई आवश्यकता उन्हें नहीं महसूस हुई। ऑल्दो द बीस्ट देमसेल्व्स वर अ फॉर्म ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उस वक्त जो मनी का फॉर्म था वो क्या था, इवन बीस्ट जो जानवर होते थे वही उनका मनी का ही सोर्स होते थे, फॉर्म ऑफ मनी। इट वुड सूट व्हाट फ्यू क्राफ्ट्समैन देयर वर टू बी पेड फॉर देयर वेयर्स इन कैटल एंड फार्मर्स एंड हर्ड्समैन टू पे इन दैट वे। तो उस वक्त क्या होता था, मनी की बजाय वट एवर दे हैव, लाइक वस्तु विनिमय जिसे हम बोलते हैं, वो प्रक्रिया उस वक्त प्रचलन में थी, और लोग जो है वो उस वक्त का जो प्रिमिटिव ह्यूमन बींग है वो उसी को अडॉप्ट करता था और उसी के अकॉर्डिंग अपना आजीविका, अपनी लाइवलीहुड जो है वो चलाता था। अब हमारे पास बात आती है सेकंड पैराग्राफ में, इन्होंने बताया है दैट व्हेन ह्यूमन कम्युनिटीज बिगिन टू सेटल डाउन एंड कल्टीवेट द लैंड इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग ओवर इट विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, द डिवीजन ऑफ लेबर इंक्रीज्ड एंड पीपल स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स। मोस्ट मैन स्पेशलाइज्ड इन ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग ऑफ विच। अब मनी की ज़रूरत हमें यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रही है कि अब इन्होंने जो इंसान, जो ह्यूमन बीइंग है, दैट हैज़ बीन being grow with the crafts and other work, like तो he said crafts and trades। इन दो चीज़ों में जब इंसान ने अपनी प्रगति जो है, प्री हिस्टोरिक पर्सन ने जब अपनी प्रगति इन दो क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स में जब उसने एंटर किया, मोस्ट मैन स्पेशलाइज्ड इन ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग समथिंग ऑफ विच ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन वाज नेसेसरी फॉर देयर ओन वांट्स, सो दे हैड टू गेट रिड ऑफ देयर सरप्लस।
नेक्स्ट हम देखते हैं इन एक्सचेंज फॉर इट दे वांटेड समथिंग व्हिच वुड गिव देम द पावर टू चूज व्हाट दे वांटेड फ्रॉम द सरप्लस ऑफ अदर पीपल. अ फ्यू ट्रांजैक्शन माइट टेक प्लेस इन स्ट्रेट फॉरवर्ड exchange or barter, but only certain things could be treated in this way. It was unlikely, for instance, that a shoemaker needing, अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि needing a supplies of cones for his family from time to time would always find that the farmer would take shoes in exchange. तो this was the, जो अभी मैंने आपको बात की थी वस्तु विनिमय. अगर वो फार्मर है और फार्मर जो है वो एक शू मेकर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो शू मेकर जो है वो उस फार्मर को शू प्रोवाइड करवाएगा और फार्मर जो है वो उसे कोई भी वेट अनाज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा. इट वुड बी मोर कन्वीनियंट इफ देयर वर सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट वुड ऑलवेज बी यूजफुल बोथ द शू मेकर एंड द फार्मर. इसके अलावा कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स दे कैन एक्सचेंज विद ईच अदर ऑन बिहाफ ऑफ मनी rather than the transaction of money. These people were depend on the exchange of the objects with each other. उनके objects जो है उनको वो exchange किया करते थे. तो this is what this paragraph is saying. हम क्या करते हैं, कई बार उस paragraph को बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, and then we mark the answers from here to here and there to there. ये लाइन यहाँ पे दिख रही है, नहीं, हमें अब किसी भी पैराग्राफ को जब भी आपके पास अनसीन पैसेज होता है तो आपको उसे टिक करने की ज़रूरत नहीं है. रादर देन यू हैव टू, आपको क्या करना है, टिक करने की बजाय आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है. जैसा अभी हमने आपको बताया कि इस पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है, मनी से, मनी का ओरिजिनेशन जो है उस पर ये पैराग्राफ पूरा का पूरा आपका बना हुआ है. और वन बाय वन राइटर ने इसमें मनी की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको बताया है. राइट, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. इन्होंने बताया थर्ड पोर्शन में. और तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि आपके पैराग्राफ को 3 भागों में डिवाइड किया है. फर्स्ट जो पोर्शन है वो आपको मनी का ऑब्जेक्टिव बताता है. सेकंड पोर्शन जो है वो उसका धीरे धीरे जो प्रचलन में उस वक्त क्या था, वस्तु विनिमय लाइक ऑब्जेक्ट ट्रांजैक्शन जो है वो था. सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया. अभी जब थर्ड पैराग्राफ हम देखेंगे तो उसमें हमें ये बताया जाएगा कि मनी जो है वो सबसे पहले उसका जो ओरिजिनेशन है वो कैसे हुआ और कहाँ से हुआ. राइट, तो हम देखते हैं कि वंस द पीपल हैव एग्रीड व्हाट दिस अदर ऑब्जेक्ट इज टू बी एंड वंस दे आर प्रिपेयर्ड ऑलवेज टू एक्सेप्ट इट एज ऑफर इट इन पेमेंट, then we have money in its primitive form. It is the go between an all business transaction as the इकोनॉमिस्ट से अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब जो ये अदर ऑब्जेक्ट, पहले तो ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे को ट्रांजैक्ट की जाती थी, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट भी ट्रांजैक्ट किए जाने लग गए. तो धीरे धीरे जो इकोनॉमिस्ट थे उस वक्त के, जो अर्थशास्त्री हुआ करते थे, दे रियलाइज दैट वी कैन क्रिएट सम सब्सटीट्यूट रादर देन दीज अदर ऑब्जेक्ट्स. इन अदर ऑब्जेक्ट्स का सब्सटीट्यूट हम किसे बना सकते हैं. राइट, वी हैव सीन दैट इन द पेस्टोरल स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कैटल देमसेल्व्स वर दिस जनरली एक्सेप्टेबल कमोडिटी. It is therefore not strange that the Latin word for money, pecunia, comes from a similar Latin word pecus and meaning cattle. तो जो money का जो Latin word है, सबसे पहले money का जो root word है, that is taken from Latin language. Almost all the words are taken from Latin language. We all know about it, right? तो यहाँ पे जो money के जो word का उद्भव हुआ है, pecus हो या pecunia हो, इसका real meaning जो है वो cattle है. क्यों है? क्योंकि उस वक्त इनका जो ट्रांजैक्शन होता था वो कैटल के तौर पे ही होता था. कैटल जो मवेशी होते थे उनको ये लोग एक्सचेंज करते थे. और जो पीकस जो वर्ड है हमारे पास, दिस पेकस इज ऑल्सो इट्स अ सिनोनिम ऑफ कैटल. In modern English, we still use the adjectives pecuniary, meaning concerned with money, and impecunious, meaning having no money. The person having no money, that means impecunious. The fourth paragraph is saying the trouble about the cattle is that they may become eased, are easily driven away while their owner are asleep, require a lot of land on which to graze and cannot easily be subdivided without being killed and so losing their value. The precious metals such as gold and silver do not suffer from any of these disadvantages. It can be buried and hidden away easily. It does not rust or lose weight through storage. It can be weighed out into quite small quantities without loss of value. Even some modern communities have used the precious metal by weight as their standard money. तो अल्टीमेटली राइटर हमें यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जो कैटल का जो ट्रांजैक्शन उन्होंने शुरू किया था, अब उसके भी जो डिमेरिट्स उनके सामने आने लग गए. डिमेरिट्स क्या होते थे कि जब उनके ऑनर्स हो जाया करते थे तो वो कैटल जो एक दूसरे के वो यूज़ करते थे, वो कैटल कहीं भाग जाया करते थे, कहीं निकल जाया करते थे, एंड अल्टीमेटली दे हैव लॉस्ट देयर पाथ and they were unable to come back to their masters and ultimately the loss was theirs. ठीक है, तो उनको इस तरह से किसी न किसी तरीके का लॉस उठाना पड़ता था उन कैटल्स की वजह से.
राइट। अब कैटल की वजह से तो लॉस होने लग गया था उन्हें। अब क्या होता था कि बिंग किल्ड एंड सो लॉसिंग देयर वैल्यूज, इस तरह से उनकी वैल्यू जो है दैट हैज बीन बिंग लॉस, जो कैटल की वैल्यू है वो लॉस में जाने लगी थी। द प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, अब जो बात आती है वो आती थी गोल्ड एंड सिल्वर पे। डू नॉट सफर फ्रॉम एनी ऑफ दीज डिसएडवांटेजेस, इट कैन बी बरीड एंड हिडन अवे इजीली। अब गोल्ड और सिल्वर की जो बात थी वो क्या था कि दे कैन बी इजीली buried and it can be hidden away. It does not rust or lose weight through storage. It can be weighed out into quite small quantities without loss of value. अब ये जो गोल्ड और सिल्वर है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अपने पास रख नहीं पाते थे, कि लिमिटेड अमाउंट में ही उनको वो रखने होते थे, क्योंकि वो उन्हें डिग किया करते थे। उस ज़माने में बैंक वगैरह नहीं होते थे, तो दे वर डिग दैम इन अंडर द लैंड. Even some modern communities have used the precious metals by weight as their standard money, although they have used coins for pocket money and small change. For many years, the standard money of China was the tael, which was not a coin but weight of silver, the dollar, and the cash were used for small change and minor transactions. तो उसके बाद इस तरह धीरे धीरे जब हमने स्टेप बाय स्टेप हम इसको जो रीड कर रहे हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है कि मनी का ओरिजिनेशन, मनी की मैरिट्स, मनी की वैल्यू कहाँ से निकलती है। और ये जो सबसे पहले नो डाउट उस वक्त भी जो सिल्वर वेट के अकॉर्डिंग, गोल्ड और सिल्वर को वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने मनी की वैल्यू में डिवाइड कर दिया। और इस तरह से जो चाइना का सबसे पहला इन्होंने जो बताया है, चाइना वॉज द टेल विच वॉज नॉट अ कॉइन, वो एग्जैक्टली कॉइन तो नहीं था, बट वेट ऑफ सिल्वर, द डॉलर एंड द कैश वर यूज्ड फॉर स्मॉल चेंज एंड माइनर ट्रांजेक्शन। तो चाइना का सबसे पहले जो टाइल उन्होंने यूज़ किया था, उससे मनी का जो उसकी जो वैल्यू है वो सिल्वर का होता था, और उसका वेट जो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसे मनी का एक स्वरूप जिसे हम बोलते हैं वो उन्होंने उसे दे दिया था। तो यूज़ फॉर स्मॉल चेंज एंड माइनर ट्रांजैक्शन, और यहाँ से लोगों ने उस अदर ऑब्जेक्ट को, उस सिल्वर ऑब्जेक्ट को उन्होंने मनी ट्रांजैक्शन में, इस तरह से मेटल के जो कॉइन्स होते हैं उनको उन्होंने ट्रांजैक्शन के तौर पे वहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ हमारे सामने, और द एंटायर पैराग्राफ इज डिस्क्राइब that how the money has been originated and how the value of the money increased day by day, and how the money has taken the place of the cattle and it becomes substitute for the people's life for the transaction and to buy the things accordingly, right? अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस राइटर ने इसमें से पूछने होते हैं। राइटर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा इसमें से, एग्जामिनर जो है। सो ही सेड व्हेन ह्यूमन कम्युनिटीज बिगिन टू सेटल डाउन एंड कल्टिवेट द लैंड इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग ओवर इट विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, द डिविजन ऑफ लेबर इंक्रीज्ड एंड पीपल स्पेशलाइज्ड इन। जैसे जैसे लोगों का जो सिविलाइजेशन है, जो प्री हिस्टोरिक टाइम का सिविलाइजेशन है, एज सुन एज इट बीइंग ग्रो, जैसे जैसे ये बढ़ता है उस हिसाब से विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स द डिविजन ऑफ लेबर इंक्रीज्ड एंड पीपल स्पेशलाइज्ड इन, कि डिविजन ऑफ लेबर इंक्रीज्ड, उनकी मेहनत का, लेबर का जो टास्क है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड, और लोग जो है उनकी डिपेंडेंसी, उनका स्पेशलाइजेशन जो है वो किस में होने लग गया। तो आंसर विल बी क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स में। जब भी हमने जो पैराग्राफ में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, प्रोवाइडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स एंड स्टिचिंग गारमेंट्स, इनके अलावा जो एक चीज़ और विकसित हो रही थी उस वक्त वो था क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स, जिसने मनी की वैल्यू को बढ़ाया, जिसने लोगों की नज़र में मनी की वैल्यू को लाके रखा कि हाउ टू व्हाट वुड बी द अदर ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन इजीली बी ट्रांजैक्ट, राइट। तो ये क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स वुड बी द आंसर। नेक्स्ट आता है आपका, इन द पेस्टोरल स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री व्हाट वाज कंसीडर्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था उस वक्त प्री हिस्टोरिक टाइम पे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो क्या था? कैस्टल्स। नेक्स्ट है आपका, द स्टेट ऑफ मैनकाइंड कॉइन्स ऑफ अ स्टैंडर्ड शेप, वेट एंड फाइननेस आर कॉल्ड। द स्टेट ऑफ मेकिंग कॉइन्स ऑफ अ स्टैंडर्ड शेप, वेट एंड फाइननेस आर कॉल्ड ऑफ कोर्स करेंसी। उसको क्या बोलते थे? मुद्रा जो है वहाँ की। कॉइन ऑफ स्टैंडर्ड शेप, वेट एंड फाइननेस आर कॉल्ड करेंसी। नेक्स्ट है आपका, हाउ डू प्रिमिटिव मैन यूज टू लिव। प्रिमिटिव मैन, प्री हिस्टोरिक मैन जो है, प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य कैसे रहता था, उसकी लाइवलीहुड, उसकी आजीविका, उसका रहने का ढंग जो है वो क्या था। तो प्रिमिटिव मैन यूज टू लिव बाय हंटिंग, ईच हंट इज ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली और ट्राइब। तो उसकी जिंदगी किस पर थी? हंटिंग पर डिपेंड करती थी, और उसकी जो आजीविका, लाइवलीहुड है, उसकी फैमिली, ट्राइब और खुद की किस पर डिपेंड करती थी? हंटिंग पर।
नेक्स्ट है आपका इन एक्सचेंज ऑफ सरप्लस व्हाट डज अर्लियर मैन यूज्ड टू डू. In exchange of surplus, they wanted something which would give them the power to choose what they wanted from the surplus from other people. So in exchange of surplus, they wanted something which gave them the power to choose what they wanted from the surplus from other people. तो कोई ऐसी चीज जो कि उन्हें पावर भी प्रदान करे. केवल वस्तु विनिमय प्रक्रिया में उनके पास उनकी जरूरतें पूरी होती थी. They cannot be feel powerful and secure, and money make them more powerful and secure. Now these are some fill in the blanks, like when man had learned to domesticate wild animals, man lived a nomadic and pastoral life. All these things you can easily find in that particular passage. Pecuniary meaning, pecuniary का meaning क्या था, हमने अभी अभी पढ़ा था, that is concerned with money. As the road to wealth was the possession of beast, money in the modern form was still not necessary. Although the beasts themselves were a form of money, it would suit what few craftsmen there were to be paid for their wares in cattle, and farmers and herdsmen to pay in that way. Every person transact the things, objects, whatever they have, whatever they occupy, they were transact all these things accordingly. Next है आपका grassland for grazing. Find words from passage which mean the following. That is parallel. It's pasture. Right? Grassland for grazing. ये one word के जैसे है आपका. Grassland for grazing को one word में क्या कहते हैं हम? Pastures. Direct का means क्या है? Straight forward, जो आपको पैरा 2 में मिलेगा. ओके तो इस तरह से आपको अपना पैराग्राफ को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, सो दैट यू कैन इजीली क्रैक द आंसर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर. नेक्स्ट आपको एक पोएम इन्होंने दी है, दैट अंडर अ स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथी स्टैंड्स द स्मिथ अ माइटी मैन इज ही with large and sinewy hands and the muscles of his brawny arms. अब हमें यहाँ पे इसको क्या समझना है कि under a spreading chestnut tree the village smithy stands. The smith, अब ये द स्मिथ जो है ऑफ कोर्स इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन एंड विलेज स्मिथी स्टैंड्स, तो ये विलेज है और ये स्मिथ इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. अ माइटी मैन इज ही, तो ऑफ कोर्स द पोएम इज अबाउट अ मैन हु इज अ वेरी हार्ड वर्कर, whose shop is who has established his workshop under a chestnut tree. ठीक है, तो ये तीन चीज हमारी इन 2 लाइंस में क्लियर हो गई. दूसरी चीज क्या है, अब इस अगली लाइन में विद लार्ज एंड स्न्यूई हैंड्स, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका फिजिकल अपीयरेंस आपको इस पोएम में बताया गया है. एंड द मसल्स ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स. एज का यूज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने सिमली का यूज किया है. ये भी हम देख सकते हैं कि सिमली का यूज किया है इन्होंने. हिज हेयर इज क्रिस्प एंड ब्लैक एंड लॉन्ग. हिज फेस इज लाइक द टैन. ऑफ कोर्स लाइक द टैन यहाँ पे इन्होंने मेटाफर का यूज किया है. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीचेस भी हैं. हिज ब्रो इज वेट विद ऑनेस्ट स्वेट. तो इन 2 लाइंस के अलावा ये बाकी की जितनी लाइंस है ये आपको क्या बता रही हैं, दीज लाइंस आर डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस मैन हुज नेम इज स्मिथ. राइट, और ये जो ऊपर की 2 लाइन है ये हमें क्या बता रही है, दैट व्हाट वाज हिज ऑक्यूपेशन. एंड ये आपको ना केवल उसकी फिजिकल अपीयरेंस बता रही है, बट सिमली और मेटाफर का यूज करके राइटर ने आपको ये भी बताया दैट हाउ हार्ड वर्कर दिस मैन वाज. ये जो व्यक्ति है ये कितना हार्ड वर्कर था. उसके हैंड्स, उसका फेस, उसका सिनेरियो जो है वो एवरीथिंग वाज डिस्क्राइबिंग दैट हाउ हार्ड वर्कर द मैन स्मिथ वाज. राइट, अब आगे इसकी बात हो रही है. ही अर्न्स व्हाटएवर ही कैन एंड लुक्स द होल world in the face for he owes not any man. अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ से आपको the characteristic of the man, ठीक है, वो तो था physical appearance. फर्स्ट उसका situation, state of being, कहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, क्या उसका सिचुएशन है. सेकेंड पैराग्राफ आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज हिज फिजिकल अपीयरेंस. राइट, एंड एज वेल एज व्हाट हिज फिजिकल अपीयरेंस इज सिंबॉलिकली डिस्क्राइब अबाउट हिम. उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो सिंबॉलिकली उसके बारे में क्या बता रही है. लास्ट पैराग्राफ आपको बता रहा है क्या, दैट हाउ हार्ड वर्कर ही वॉज. Week in, week out, from morn till night, you can hear his bellow blow. You can hear him swing his heavy sledge with measured boat and slows, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low.
तो he was a man who worked from the morning till night. He always he was a workaholic man, and he was very concentrative. He was very strong person, and very much, and he just put all his heart and soul to in his work in the entire day and night, right? तो हमें यहाँ पे जो द स्मिथ पर्सन है उसका नाम है स्मिथ, और उसके बारे में हमें ये पोएम बता रही है। तो इसकी एक एक लाइन में हमें ये बात क्लियर हो गई। Now the writer will ask you the questions. Now, the village smith has large and strong hands, large and weak hands, large and hard hands, large and muscular hands. तो कैसा था? The village smith has large and muscular hands. His face is brown, white, black, pale. Of course, brown. Like a sexton ringing. Sexton is a kind of a musical instrument. Device is used. कौन सी डिवाइस यूज की गई है? सिम्बली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पन। तो यहाँ पे मेटाफर, क्योंकि बेसिकली हम जब कंपैरिजन होता है दो चीजों में तब होता है आपका मेटाफर। जब डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मेटाफर इज यूज फॉर द डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए हम मेटाफर यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट कंपैरिजन जब होता है तो हम सिम्बली यूज किया करते हैं। उसमें ये दो चीजें आपका दिस इज हाउ यू, वैसे बहुत ही स्लाइटेस्ट माइनर सा चेंज होता है सिम्बली और मेटाफर में, लेकिन वो माइनर चेंज यही है कि जब डायरेक्ट कंपैरिजन दैट इज मेटाफर, और अगर इनडायरेक्ट कंपैरिजन है तो दैट द राइटर हैज यूज्ड अ सिम्बली हियर। और जो एक सिंबल होता है कि कौन से वर्ड को हम सिम्बली, तो बेसिकली एज जो है वो सिम्बली के लिए यूज होता है, और लाइक जो है वो आपका यूज होता है मेटाफर के लिए। हाउ डज द ब्लैक स्मिथ लुक लाइक? He looks like a globe as the whole world is on his face. सारी दुनिया उसके चेहरे पे दिखाई देती थी। That he was such a workaholic type of man, and he was a very hard worker man. What is the source of livelihood of blacksmith? The smith has his workshop under the spreading chestnut tree. उसका एक workshop था जो हमारी poem की पहली line बता रही है। What is the meaning of brawny? It is physically strong. You can hear his bellows blow. Praise for the hard work and labor he does. Bellows blow. You can hear it. तो bellows blow में भी आपके यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, bellows blow. ये है alliteration. ठीक है, कई बार अगर ये ना पूछ के राइटर ने पूछ लिया कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस वर्ड bellows blow, तो जब कोई भी कॉन्सोनेंट या वॉवल साउंड रिपीटेटिवली मोड में आता है तो वहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया जाता है। तो कई बार हो सकता है ये ना पूछ करके वो ये पूछ ले कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो हम बताएंगे कि यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया गया है। प्रेज फॉर द हार्ड वर्क एंड लेबर ही डज। और क्यों आई है ये लाइन, यू कैन हियर हिज bellows blow? क्यों आई है? क्योंकि वहाँ पे राइटर जो पोएट है ही इज प्रेजिंग द विलेज स्मिथ्स हार्ड वर्क एंड लेबर। फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। जैसे मस्क्यूलर, मस्क्यूलर का जो सिमिलर है दैट इज सिन्यूई एंड ब्राउनी। तो यहाँ पे हमारा पोइट्री पैराग्राफ जो है दैट इज बीन कंप्लीट। ठीक है, पोइट्री का जो हमें किस तरह से एनालिसिस करना है, पोइट्री पोर्शन को हमें कैसे समझना है, और फिर उसे समझ के उसके सिंबॉलिक मीनिंग को समझ के वी हैव टू क्रैक द आंसर्स व्हिच आर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर एट दैट टाइम, राइट। अब जो हमारा सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी इज बेसिकली डिपेंड ऑन द राइटिंग, जो हमारा राइटिंग एरिया है उस पर डिपेंड करता है। अब हमें यहाँ पे दो एसेज शायद ऐसे डाले हैं इन्होंने, मोबाइल एडिक्शन और रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी, राइट। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इनको लर्न कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लिखने का जो एक फॉर्मेट होता है, वी नीड टू फॉलो दैट। What is the format of writing an essay? Mobile addiction and role of women in society. तो सबसे पहले जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो we will go with the introduction, right? इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या डालना है? इंट्रोडक्शन में हमें, अगर हम मोबाइल एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो मोबाइल का जो ओरिजिनेशन है, फर्स्ट ओरिजिनेशन, ठीक है, एंड देन यूज ऑफ मोबाइल, then use of mobile in day to day world। ये 2-3-4 पॉइंट हमें इंट्रोडक्शन में डालने हैं। जो दूसरा जो आपका पैराग्राफ होगा दैट वुड बी द बॉडी ऑफ द मैसेज। आपको इसमें पूरा बताना है बॉडी ऑफ द मैसेज में, बॉडी ऑफ द कंटेंट भी बोल सकते हैं आप। बॉडी ऑफ द कंटेंट में आपको मोबाइल एडिक्शन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग फॉर अ प्रेजेंट जनरेशन, मोबाइल एडिक्शन। दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, एक छोटी सी डिवाइस मोबाइल,
ठीक है। फोन, मोबाइल, इसको क्यों बोला जाता है? दैट वी कैन यूज इट फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी प्लेस, एवरीवेयर, एनी टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? जिसे हम जहाँ कहीं भी यूज कर सके उसे मोबाइल बोलते हैं। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ अ फोन ओनली। तो एडिक्शन, ये छोटा सा डिवाइस जो कि हमारे फायदे के लिए था, ये एडिक्शन के तौर पे कैसे आ गया, ये हमें यहाँ पे बताना है कि इसको हमने लत जिसे बोलते हैं, एडिक्शन, बुरी आदत जिसे हम बोलते हैं, ये बुरी आदत कैसे बन गया। That how the mobile is harmful for the generation, why this particular thing which is beneficial for the entire human community, how it becomes harmful for the same human community, because every object like such kind of inventions, every object have the two part of the coin, one is a merit and other is the demerit। तो मोबाइल के merits और demerits दोनों आपको बताने हैं यहाँ पे। और demerits में आप क्या बताएंगे कि demerits जो है जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए इसके, तो ये एडिक्शन का रूप ले लिया इसने, और किस तरह से social norms are completely disturbed through this particular device, though it is very useful also, but how the people use it, rather than for the worthful things, they use it for the worthless and time wasting activities, so it becomes a addiction। Now last of the essay will be conclusion। यहाँ पे आपको ऐसे का जो कंक्लूजन है वो आपको यहाँ डालना है, राइट। तो कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, इसके जो भी वर्च्यूज एंड विसेस है, यू हैव टू मेंशन दैट, एंड हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम सच काइंड ऑफ वाइसेस, सच काइंड ऑफ डीमेरिट्स, जो अवगुण है इसके एडिक्शन से, हमें इसको कैसे बचना चाहिए, एंड हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम सच काइंड ऑफ एडिक्शन ऑफ मोबाइल, और इसके लिए हम क्या क्या जो सोर्सेज हैं उनको अपना सकते हैं, और कैसे हम मोबाइल को जब यूज़ करें तो उसके यूज़फुल, उसकी वर्थ को देख करके ही उसे यूज़ करें, और जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करें, अननेसेसरी हम उसे यूज़ ना करें। इस तरह के जो एडवाइजेज हैं, ऑल दोज एडवाइजेज यू कैन राइट डाउन इन द पार्ट ऑफ योर कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक प्रिपेयर स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली। आपको अपने स्कूल असेंबली में एक स्पीच डिलीवर करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन स्टूडेंट्स लाइफ, राइट। तो इट्स अ स्पीच। तो स्पीच इज बेसिकली अ वोकल फॉर्म। हम स्पीच को लिखते हैं, स्पीच में भी आपकी वही तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्पीच भी इंट्रोडक्शन होता है, उसका मैसेज होता है, एंड देन कंक्लूडिंग होता है। लेकिन स्पीच में क्या है कि हम ये इंट्रोडक्शन और ये मैसेज और ये हम वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि हम वहाँ पे उसे वर्बली एक्सप्लेन करना होता है हमें। तो उसे हम बहुत ही स्मॉल पोर्शन में लिखेंगे, दैट व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो व्हाट इज अ टर्म ऑफ योगा मीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट योगा इज एक्चुअली एन ओरिजिनेशन from the Indian historical time, and it is a product of the particular country, that is India only. And how our saints, how our ancient saints were used this particular technique to come out from the stress and to come out from the anxiety of life, and how can they make themselves more powerful and spiritually strong by using this technique, that is yoga. They not only make themselves powerful spiritually, while they make themselves strong physically also. So yoga is a part of a life since the historical time, since our ancient time. So it's and now in the present time, what is the value of yoga in the students' lives? जो विद्यार्थी जो जीवन है उसके लिए क्या इसकी importance है? तो it makes your body more active, and it will enlighten your intellectuality, and by doing yoga you can increase the power of your concentration, which is very useful for your studies as well as for your further task, because the present generation, the present person, the present student is a multitasker, and this particular student is involved in so many activities also. So yoga, by doing yoga you can improve yourself, not only yourself as physically as well as spiritually. So it will enhance your personality and groom your spirituality and enlighten your soul and intellect. Next there is
report, a magazine, an article for your school magazine, and the generation suggesting suitable the stress in the modern generation, causes of the stress in the modern generation, causes of stress के causes आपको बताने हैं कि क्यों the modern generation है that's been being very easily captured by the stress and anxiety, that in even a very small age child like 13 or 14 years old child is suffering with this particular depressive disease like stress and anxiety and all. Actually these are not a disease, but because the kind of society, the kind of social scenario, the kind of degenerated society we are living, where cultural values are completely destructive and people are living in an individual life and they are completely involved in that particular scenario, that's why stress become a very important disease in their life without any reason. So what are the causes? Causes is the distraction from the family and degeneration of the culture and individuality of individual families, and people are not very much involved in the talking and involved in the normal speaking world, right? And people become remote in themselves and they are very like conservative thought they have. So rather than to discuss the thing violently, discuss the thing easily with others, people become very small scenario and they have gathered themselves, they just completely gathered themselves in a very small tendencies, and that's why they are suffering with this kind of thing, that is the stress. तो stress is the modern generation. तो उसके लिए आपको क्या करना है, you have to describe some suitable solution देने हैं आपको. तो solution सबसे पहले आप उसका reason बताओगे कि stress होता क्यों है, और फिर आप क्या बताओगे कि suitable solution. तो yoga is a suitable solution for the, यहीं पे आपको आंसर मिल गया, that yoga, meditation are the suitable solution to come out from the stress and anxiety. अब हम बात करते हैं आपके सेक्शन सी की. 3 लिटरेरी टर्म्स पे आपको यहाँ पे इनको बताना है. लिटरेरी टर्म्स होती क्या है, इसमें आपका पहला है मेटाफिजिकल पोइट्री, देन इम्प्रेशनिज्म, देन इंटीरियर मोनोलॉग एंड देन इंडो एंग्लियन लिटरेचर. तो पहला आपका आता है मेटाफिजिकल पोइट्री. मेटाफिजिकल पोइट्री इन्वेंटेड बाय Donne and Dryden. Okay, Donne used it a lot. Donne was the maximum user of it and Dryden was the inventor of metaphysical poetry. अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री होता क्या है. तो मेटा और फिजिकल, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, मेटा और फिजिक. मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिजिक मीन्स फिजिकलिटी. तो समथिंग विच इज स्पिरिचुअल, something which is beyond the physicality, right? Something which is spiritual, that is metaphysical. Beyond the physicality means physical nature. Metaphysical poetry means poetry to goes beyond the physical world of the sense and explores the spirit world. So metaphysical is a world of spirituality. Beyond, meta means beyond and physics means physicality. So something which is beyond the physical affair, something which is beyond the physicality, and beyond the physicality means it is something which related to our spirit, our spirituality, right? Metaphysical poetry begin early in the Jacobean age, in the last stage of the age of Shakespeare. Donne was leader and founder of the metaphysical school of poetry. So John Donne was the poet who used a lot in his, almost all his poetries are written in the metaphysical form of, metaphysical term of literature, because whatever he wrote, it's beyond the physicality. He feel the spirituality, whether his poems were related to the God, whether his poems related to his beloved or anybody, but his concept was always a spiritual, beyond the physicality, right? So metaphysical is something which is spiritual, something which is beyond the physicality. Next है आपका impressionism, a style or movement, painting originating in France in 1860s, characterized by a cons with the movement, especially in terms of the shifting effect of light and color. The impressionism is a style of movement, painting originated in France
and characterized by a cons movement, especially light and colors, like something which is attractive for the people, whether it is a matter of a lights, colors, and through the word, to create a word picture in a poetry, that is impressionism. नेक्स्ट है आपका इंटीरियर मोनोलॉग. इंटीरियर मोनोलॉग इन ए ड्रामेटिक एंड नॉन ड्रामेटिक फिक्शन narrative technique that exhibit the thoughts passing through the minds or the protagonist. These ideas can be either loosely related impression and approaching free association or more rationally structured sequence of thoughts and emotion. तो इंटीरियर मोनोलॉग एक्चुअली होता क्या है? मोनोलॉग इज अ थिंग विच इज बेसिकली spoken by one character, right? So that's all for today, and I hope that the entire model paper will helpful for you in your exams, in your upcoming exams. So good luck all of you, and very best wishes from my side.